जय हिंद साथियों, पुनः हिंद ऑनलाइन क्लास में टीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 80 तक देख चुके थे। अगले वाली वीडियो में अब यहाँ से 80 यानी 81 प्रश्न नंबर 81 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिए 80 से ही प्रारंभ करते हैं। रस विलास एवं अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये रचना है कवि देव की। इनके द्वारा अन्य रचनाएं भाव विलास है, प्रेम तरंग है, कुलस विलास है, जाति विलास है, रस विलास है, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन या शब्द रसायन आदि हैं। प्रश्न नंबर 81, ऐसे शब्द में जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न तथा विकसित हुए हैं कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव, यानी बी विकल्प सही है। अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या अर्ध तत्सम है? तो देशज, विशेषज, अर्ध तत्सम ये नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए देशज या तत्सम किलकिल है। तो प्रश्न नंबर 83 का होगा ये विदेशज है। क्या है? विदेशज, यानी दूसरी भाषा से आया हुआ है, न संस्कृत का है न हिंदी का है। ये क्या है? विदेशी भाषाओं से आया हुआ है, यानी इन्हें आगत भी कहते हैं। अलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? फारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है या संस्कृत है? तो प्रश्न नंबर 83 का क्या है? बी है, पुर्तगाली। अब यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। ये मिस्टेक ये है कि विदेशज नहीं है, जो है कि 82 क्या है, यहाँ लिखा गया है किलकिल। तो किलकिल शब्द क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज। देशज शब्द जो शब्दों की उत्पत्ति का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, यानी लोक, ऐसे समझ लीजिए, इसको कहते हैं लोक भाषा, यानी ग्रामीण अंचल से अलग अलग ग्रामीण अंचल भाषाओं में से जो भाषा निकलती हैं, जो शब्द निकलते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। ये भी देशज नहीं है, क्या है? देशज है। ये विकल्प सही है। अलमारी क्या है? तो अलमारी है पुर्तगाली भाषा है। क्या है? पुर्तगाली शब्द से आया है। तो पुर्तगाली में कुछ आए शब्द हैं, जैसे आल्पिन है, कमीज है, कमरा है, काजू है, गमला है, पपीता है, पिस्तौल इत्यादि। ये जो है कि पुर्तगाली भाषा है। हिंदी में कारकों की संख्या, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 85 है, सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ एक कहा था यानी पूर्ण भूतकाल। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि इसमें क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी थी। कहा था, ऐसी वाक्य जिसमें क्रिया काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी है, वहाँ क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। प्रश्न नंबर 85 तक हो गया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 86 से। कह रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा,
वाक्य में कारक इस प्रकार है। तो राम ने तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, राम ने। उसके बाद रावण को, तो रावण को हो गया तो कर्म कारक हो गया होगा। तो यहाँ इसमें विकल्प लगाते चलते हैं। कर्ता कारक है तो दोनों में है कर्ता कारक। राम ने रावण को तो कर्म कारक हो गया। तो यहाँ कर्ण कारक है तो ये भी खत्म, यहाँ क्या होगा, कर्म कारक होगा। किससे मारा तो कारण क्या है, करण है, अर्थात यहाँ दो कर्ता कर्म मिल गया तो आपका यही होगा डी विकल्प। तो यहाँ डी विकल्प सही है। आगे है 87 का, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होगा तो क्या होगा, तो बिल्ली का बिलाव होता है, ये विकल्प सही होगा। अगला है विद्वान का स्त्रीलिंग, तो क्या होगा, विदुषी होता है, यह सी विकल्प सही है। 89 है, इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन होगा, भुजाओं, बाहें, बाहों, बाह। तो यहाँ बाह ये है तो बाह का बहुवचन क्या होगा, तो बाह या भुजा को कहते हैं, तो इसका बाहें होगा, क्या होगा, बाहें, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 90 दिया है, सीमिति का बहुवचन होगा, तो सीमित का बहुवचन होगा सीमितियाँ, बी विकल्प सही होगा। वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ, वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा, अनुज तो छोटा होता है, दिश ब्राह्मण हो तो सर्वज्ञ नहीं, अग्रज हो गया, यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 92, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें यहाँ देखिए प्रत्यय है लाभदायक, तो ये भी क्या है, समझदार, समझ शब्द अलग है, दार इसमें लगा हुआ है, अर्थात इसमें इसमें लगा है उपसर्ग है, तो ये विकल्प सही होगा, ए में उपसर्ग लगा हुआ है। निर्मल का विलोम होगा, निर्मल का क्या होगा, विषम होगा, नहीं होगा, कोमल होगा, निर्मल का विलोम नहीं है कोमल। अभद्र होगा या मलिन होगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि मलिन होता है, निर्मल का क्या होता है, मलिन होता है, यानी डी विकल्प सही होगा। 94 का प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है, प्रचुर का, तो प्रचुर का विलोम क्या होगा, प्रचुर माने भरपूर है, इसे प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ क्या होगा, अल्प होगा, बी विकल्प होगा। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भास्कर होता है, दिवाकर भी होता है, और यहाँ आपका सविता भी होता है, यानी मयंक नहीं है। मयंक किसका है, तो चंद्रमा का है, चंद्रमा का है। नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। पाया हुआ नुकीला, दिया हुआ धारदार, दान मुंह के दांत, साहूकार आरी की उभार। तो शब्द युग्म की दृष्टि से प्रश्न नंबर 96 का दाता यहाँ पे होगा, क्या होगा, दाता, दान मुंह के दांत, यानी यहाँ पे दान पाया हुआ नुकीला, तो यहाँ दांत का अर्थ दान है,
दात का अर्थ क्या है? दान है, तथा दांत का अर्थ मुंह के दांत होता है। अतः विकल्प बी क्या है? सही है। यानी दांत का अर्थ क्या होता है? दान होता है। और मुंह के दांत का अर्थ है, दांत का अर्थ है मुंह के दांत होता है। इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। तो 97 का क्या होगा? तो सी होगा, सूखी डालें। सूखी डालें जो है कि 1910 से 1996 की एकांकी सूखी डाली संयुक्त परिवार की समस्याओं को दर्शाया है। एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए सूत्र में बांध कर रखा गया है? तो यहाँ पे क्या है? एकांकी संयुक्त परिवार पर सूखी डाली है। ये संयुक्त परिवार को कैसे बांध के रखा जाता है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। आगे दिया है इनकी अन्य रचनाएं हैं। जोंक हैं, लक्ष्मी का स्वागत है, पहेली है, आपस का समझौता है, अधिकार का रक्षक है, बहने भी हैं, सूची डाली है, तौलिए हैं, पापी है और बेस्या है। यानी इनकी सभी रचनाएं, ये इसमें तीनों रचनाएं, चारों रचनाएं उन्हीं की है, लेकिन सब परिवार, संयुक्त परिवार पर प्रकाश डाला है किसमें? सूखी डाली में। अगला है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे आपको याद रहोगा सी विकल्प जो है, करबला। ये यहाँ पे क्या दिया गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जबकि उनकी रचनाएं हैं। विशाखा भी है, अजातशत्रु भी है, राजश्री है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, सज्जन है, करुणालय है, कल्याणी है, परिणय, प्रायश्चित, कामना आदि हैं। जबकि करबला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। प्रेमचंद्र ही लिख देते हैं, प्रेमचंद्र की है। प्रश्न नंबर 99 है, शिवा साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, सेठ गोविंदास का है या उदय शंकर भट्ट का है? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बी विकल्प है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। भारतेंदु युग के जो कि नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। शिव साधना, रक्षाबंधन की रचना की है, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री नाटकों की रचना इन्होंने की है। शिव साधना छत्रपति शिवाजी पर आधारित है, ये भी याद रखना है। शिव साधना कैसे है? तो शिवाजी के जीवन पर आधारित है। शिवजी, छत्रपति शिवजी याद करिएगा। प्रश्न नंबर 100 है, किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? तो बालकृष्ण शर्मा को या माखनलाल चतुर्वेदी को, राम नरेश त्रिपाठी या श्री नारायण चतुर्वेदी? तो आपका 100 का होगा, बार बार आप देखे होंगे जहाँ आते हैं बालकृष्ण शर्मा तो उनका उपनाम नवीन होता है। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है, भारतीय आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 101, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 101 का है ए, बीजक। यानी इनके जो शिष्य थे धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में किया है। किस में किया है? बीजक नाम से किया है।
जिनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। किस में किया गया है? तो देखिए यहाँ पे साखी दिया है, साखी में भी है, शबद में भी है, रैमनी है। यानी बीजक एक काव्य संग्रह है, उसमें शबद, साखी और रैमनी में विभक्त किया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है सर्वी गुणा। सर्वे गुणा गुणा कांच नमाश्रयंती कथन है। अभिज्ञान शकुंतलक का है, या मेघदूतम का है, या निहित शतकम, या चाणक्य नीति का है। तो ये है नीति शतकम का है, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका शब्द रूप में, मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा या बोली में की गई है? तो ये तो बहुत प्रचलित चीज़ है, ये अवधि में की गई है। ये जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। भाषा अवधि जो होती है वो पूर्वी हिंदी भी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 104 है इनमें से कौन सा शब्द जापानी शब्द से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमीज या लीची? तो यहाँ क्या है? रिक्शा है, यानी बी विकल्प है, जो जापानी भाषा से लिया गया है। चाय और चीली जो होता है वो चीन से लिया गया है। कमीज शब्द अरबी भाषा से है। चाय और ये चीली क्या है? चीनी है, चीन भाषा से। रिक्शा जापानी है, कमीज अरबी है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती? तो मगधी नहीं आती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती वहाँ की भाषाएं होती हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें दीर्घ स्वर प्रश्न नंबर 106 का बी होगा। अब दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजाती स्वरों की ही स्थान पर बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं कि संयोग से निर्मित होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ मिला करके आ बनता है। छोटी ई, बड़ी ई की जगह हम बड़ी ई बोलते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, या छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाते हैं, तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जबकि ये संयुक्त स्वर है। प्रश्न नंबर 107 है इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, व, र, ल। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है वह है, तो अंतस्थ व्यंजन है। इनको व्यंजन के उच्चारण पर मुख संकुचित हो जाता है और वायु स्वर की बीच से निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, अल्प प्राण व्यंजन है। तो क्या है? गौ। तो याद रखिए अल्प प्राण 1, 3 और 5 है, यानी 135 क्या होते हैं? अल्प होते हैं। 2 और 4 यानी जैसे कि ख और घ क्या होंगे? महाप्राण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओझरी की झोरी कांधे, अनंत की सहे सेल्ही बांधे,
मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी कै। ओझरी की झोरी कांधे अनंत की सेल्ही बांधे। मुंड को कमंडल खप्पर कियो कोरी कै। तो यहाँ भाव से तो ये प्रतीत हो रहा होगा कि विभत्स रस है। तो आप अगर जो इस पे हैं तो ये सही है, विभत्स रस। विभत्स रस जहाँ आपको किसी काव्य को पढ़ने और सुनने से घृणा प्रतीत होता रहा हो तो विभत्स रस है, जिसका जुगुप्सा क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मुंड को कमंडल खप्पर कियो करे पंक्ति में विभत्स रस है। किसी वस्तु या स्थान को, क्रिया को देख करके मन में जुगुप्सा यानी घृणा नामक अस्थाई भाव जागृत हो, वहाँ क्या होता है, विभत्स रस होता है। तो यहाँ मुंड को क्या समझ लिया है, कमंडल खप्पर कियो है, तो ये समझिए कि यहाँ पे क्या मुंड को यानी मुड़ी को ही कमंडल समझे, तो यहाँ पे क्या होगा, विभत्स रस होगा, घृणा उत्पन्न होगी। निम्न में से आवेश तथा उग्रता किस रस की संचारी। तो यहाँ आवेश हो और उग्रता हो तो वहाँ क्या होगा, रौद्र रस होता है। यहाँ बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद में किन नियम, अनेक नियम होते हैं, इनके अंतर्गत यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण होगा। तो यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, अनुनासिक है तो वो अपने पंचम वर्ण में हो जाना चाहिए। तो इसके 111 का वी विकल्प ही सही है। उस वर्ग का अनुनासिक है यानी पंचम वर्ण है और वो पंचम वर्ण में ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये व्यंजन संधि में आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जब प्रथम वर्ण के स्थान पर वो पंचम वर्ण में चला जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है षट धन मुखम, क्या है, मुख लिख लीजिए, तो क्या होगा, ये षट है इसे, तो ये ट जो है अपने ही पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा अनुनासिक में, यानी आधा ड़ हो जाएगा और मुख षणमुख। तत् धनमय तो क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। 112 किसी समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होता है। तो आप अगर जो 112 का तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो एक अन्य तीसरा वह प्रधान होता है और द्विग समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। यहाँ तत्पुरुष में जैसे कि राज पुत्र, राजकुमार जो शब्द हैं वो किससे हैं, तो तत्पुरुष समास है। जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, यानी पुत्र है किसका, राजा का, यानी राजा शब्द क्या है यहाँ पे गौण है, तो राजपुत्र यहाँ पे है, तो राजपुत्र को दर्शाने, पुत्र को दर्शाने के लिए तो पुत्र यहाँ पे क्या होगा, प्रधान पद होगा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो यहाँ पे है बैल की गाड़ी होगा, तो बैल की गाड़ी है तो क्लियर है कि बैल और गाड़ी में संबंध दर्शाया जा रहा है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। चलिए
अगले पृष्ठ पर चलते हैं। फिगर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुहावरा एड़ी रगड़ना का सही अर्थ होगा, तो यहाँ पे आपका बहुत दौड़ धूप करना या परिश्रम करना या परेशान करना, तो यहाँ आपका सी विकल्प होगा, बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति सावन सूखे न भादो, सावन सूखे न भादो हरे का सही अर्थ होगा, तो क्या होगा, सदा एक सा दशा होना, अर्थात डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 है, लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती का अर्थ होगा। दोनों हाथ से ताली बजानी चाहिए। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, नहीं होगा। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, तो यहाँ सी विकल्प हो जाएगा। यानी 116 का सी है कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो यहाँ शांत का निर्वेद होता है। अगला है, हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पद को कोमल, कमल से क्या किया गया है, तो उपमा दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 118 का है आपका, ये होगा उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। यानी यहाँ पे आप देखे होंगे, जहाँ क्या होता, हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो जहाँ तुलना की वैसे तो उपमा में क्या होता है, सा, कौन सा अलंकार यहाँ से तो नहीं, इसमें होना चाहिए, आता है कहीं कहीं सा, सरिस, तो शब्द ये वाचक शब्द होते हैं, आप पकड़ लिए जाते हैं। तो यहाँ कोमल, यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से आया है, तो यानी कोमल कमल के समान हरि के पद हैं, जो क्या करते हैं, जो सबसे सुख देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, उपमा अलंकार। अगला है, मुदित महीपति मंदिर आए, आ सेवक सवित सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो 119 का है, उपमा अलंकार होगा या अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ अनुप्रास भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, मुदित महीपति, मुदित महीपति, तो म यहाँ पे है, म यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे सेवक सचिव सुमन, तो यहाँ भी स की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। अगर जो और कोई अलंकार आपको दिखाई दे रहा है तो बोलिए, या कमेंट में आप बता सकते हैं। तो यहाँ म स की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लय हूँ, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए, उपमा भी दिया है, अनुप्रास भी दिया है, रूपक भी दिया है और यमक भी दिया है। तो यहाँ पे चंद्र रूपी खिलौने, यहाँ पे योजक चिन्ह होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो 120 का डी विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 121, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, छंद में कितनी मात्राएं हैं।
थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पे मात्रा आप गिन सकते हैं। तो यहाँ राम में 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 होगा। यहाँ लूट में क्या है, तो लूट में भी आपका मिलेगा कितना, 2 होगा, 1 होगा। यहाँ कितनी हो जाएंगी, तो 2 3 3 3 6 6 4 10 10 1 11, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 मात्रा होगा लूट। तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 2 12। लूट सके में देखिए 2 होगा, 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो यहाँ 2 1 3 1 3 1 4 4 4 4 8 8 2 10 1 11। यहाँ तो 11 मात्राएं हो रही हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कितनी हो रही हैं। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 यहाँ पे आय की मात्रा है। तो 11 2 13। तो जिसमें मात्राएं 11 और 13 पर यति हो रही हो प्रत्येक चरण में, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 मात्राएं होंगी। कितनी मात्रा होगी, 24 मात्रा होगी। जिस संध में क्या होता है, 11 11 13 11 पर क्रम में कुल 24 मात्राएं होंगी। वहाँ पे क्या होता है, दोहा भी होता है। क्या होता है, दोहा होता है। अगला प्रश्न है, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा और छंद के शेष 4 चरण रोला के होते हैं? तो ये क्या कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है। ये लक्षण किसका है, कुंडलिया का है, जिसके 2 चरण क्या होते हैं, दोहा के होते हैं, और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद के भेद मत गयंद सुखमुखी सुंदरी आदि हैं? तो इसका उत्तर होगा डी, सवैया के। ये सवैया के क्या हैं, भेद हैं। और अंतिम 2 प्रश्न हैं, संहार क्या है, संहार शब्द का सही संध विच्छेद होगा तो समधनहार होता है। क्या होता है, समधनहार, यानी क्या होगा, डी विकल्प। क्या होगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निह धन कपट। तो ये क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। क्या होगी, विसर्ग संधि। तो आज के लिए प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हुआ। या 3 भागों में इसके वीडियो बने हैं, पीछे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगला सेट लेकर के हम उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।